वेलकम बच्चों, मैं संजय चौधरी और आज हम बात कर रहे हैं सोशलॉजी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट बुक 11th क्लास की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है समाजशास्त्र एवं समाज, तो उसके बारे में उसका परिचय मैंने बता दिया था आपको। समाज का अर्थ बता दिया था, परिभाषा बता दी थी। तो आज हम बात करेंगे व्यक्ति तथा समाज के संबंध के विषय में। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति का और समाज का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और दोनों अगर देखा जाए तो दोनों में से किसी एक के अभाव में हम दूसरे की अस्तित्व की कल्पना कर भी नहीं सकते, क्योंकि व्यक्तियों के अभाव में समाज का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। इसी तरह समाज के अभाव में भी व्यक्ति का अर्थ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो महत्वहीन हो जाएगा, क्योंकि मूलभूत रूप से क्या है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए सामाजिक पर्यावरण का होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। और इसके साथ ही साथ समाज के गठन और व्यवस्था के लिए विभिन्न व्यक्तियों का पारस्परिक संपर्क और सहयोग भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि व्यक्ति और समाज दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और दोनों में ही बहुत घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जैसा कि प्रोफेसर जिसबर्ड ने भी कहा है कि मनुष्य में न केवल सामाजिक जीवन की योग्यता है, बल्कि यह उसकी एक आंतरिक आवश्यकता भी है और यह अपने आप में सिद्ध हो जाता है। यह एक सर्वसिद्ध तथ्य है। तो आज हम बात करेंगे व्यक्ति और समाज के संबंध के बारे में विद्वानों के क्या क्या विचार हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं व्यक्ति और समाज के मध्य क्या तथा किस प्रकार के संबंध होते हैं। इसके लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें जो हम आपके सामने विचार रख रहे हैं वो रख रहे हैं अरस्तु और कूले के अनुसार। पहले हम बात करते हैं अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति और समाज के संबंध के बारे में विचार हैं। यूनानी विचारक अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता और समाज का निर्माण भी व्यक्तियों के द्वारा ही हुआ है। इसलिए व्यक्तियों के अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के अभाव में एक दूसरे का विकास नहीं हो सकता। ये विचार हैं अरस्तु के। अब हम बात करते हैं कूले के विचार की। बच्चों, प्रसिद्ध समाजशास्त्री कूले के अनुसार व्यक्ति और समाज का मार्ग भिन्न भिन्न होता है, परंतु विषय दोनों का एक ही है कि व्यक्ति और समाज पर विचार करते समय हम दो भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से सोचते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सिद्धांतों के बारे में जो व्यक्ति और समाज से संबंधित हैं। तो इसमें हमारे 3 प्रकार के सिद्धांत आते हैं, जिसमें पहला सिद्धांत आता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। बच्चों, कोई भी विषय हो उसमें सिद्धांत होते ही होते हैं, खास तौर से ऐसे विषय में जो समाज से संबंधित होते हैं। तो इसमें भी 3 सिद्धांत दिए हुए हैं, जिसमें पहला है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। बच्चों, व्यक्ति और समाज के संबंध में जो प्रचलित सिद्धांत हैं उसमें सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो बहुत ही मुख्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले यूनान के सोफिस्टों ने किया था। वे राज्य को एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल संस्था के रूप में मानते थे, जिसका जन्म एक समझौते के रूप में हुआ था। परंतु इस सिद्धांत का प्रतिपादन वास्तव में जो हुआ वो 17वीं शताब्दी में रूसो, हॉब्स, लॉक ने किया। हॉब्स के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का जीवन बिल्कुल स्वतंत्र रूप से था, वो बिना किसी अंकुश के स्वतंत्रता पूर्वक रहता था। उनके अनुसार हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हॉब्स की बात कर रहे हैं, हम हॉब्स के विचारों की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन पशुओं के समान व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित था। प्राकृतिक अवस्था में अच्छे बुरे, न्याय अन्याय और सत्य असत्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। आप सभी जानते हैं जब प्राकृतिक व्यवस्था थी तो उसमें व्यक्ति निरंकुश होता था, है ना। तो इसी तरह से उसमें सत्य असत्य, न्याय अन्याय, इन चीज़ों की कोई कल्पना भी नहीं करता था। परंतु प्राकृतिक अवस्था से मनुष्य शीघ्र ही क्या हुआ, उकता गया
अपने जीवन को अधिक सुरक्षित करने के लिए उसने परस्पर व्यक्तियों से मिलना शुरू किया, समझौता करना शुरू किया और इसी बात ने ही समाज को जन्म दिया और उसे कुछ अधिकार सौंप दिए गए। बच्चों, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार समाज एक ऐसा संगठन नहीं है जो मानवता से प्रारंभ से ही विद्यमान रहा हो। समाज अपने आप में एक आर्टिफिशियल और बनाया हुआ संगठन है जिसकी रचना मनुष्यों ने अपने हितों की रक्षा के लिए परस्पर सहमति से की है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति और समाज का अलग अलग अस्तित्व होता है तथा समाज के अभाव में व्यक्ति का अस्तित्व संभव है। ये इस सिद्धांत के अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि समाज के अभाव में व्यक्ति का अस्तित्व संभव है। इसका प्रमाण यह है कि प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति तो थे पर समाज नहीं था। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समाज की अपेक्षा व्यक्ति का महत्व अधिक होता है। व्यक्ति को प्रमुखता देने के कारण ही इस सिद्धांत को कई बार व्यक्तिवादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, जब भी कोई सिद्धांत बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी आलोचनाएं भी होती हैं। ऐसे ही इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई हैं। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत की जो आलोचना थी उसके तर्क निम्नलिखित थे। नंबर 1, इस सिद्धांत के आलोचकों के अनुसार इतिहास के अध्ययन से हमें ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध होता हो कि समझौते द्वारा समाज की रचना हुई है, और यह भी उचित नहीं है कि समाज एक आर्टिफिशियल व्यवस्था है। नंबर 2, ये जो सिद्धांत है इसके आलोचक ये मानते हैं कि ये कल्पना प्रधान है, क्योंकि अराजक तथा प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को एकदम समझौते की बात कैसे सूझ सकती है। क्या इस अवस्था में व्यक्तियों का मस्तिष्क इतना अधिक विकसित हो गया था कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए सोचने लगे? तो इसलिए ये सिद्धांत इस बात की भी कहीं व्याख्या नहीं कर पाता। तीसरा इसका बिंदु है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों ने समाज का निर्माण किया है, परंतु क्या समझौता होने से पहले कोई समाज नहीं था? जब ये समझौता हुआ, जब सब लोगों को अपने हितों की चिंता होने लगी, जब उन्होंने इस कृत्रिम समाज का निर्माण किया, तो क्या उससे पहले कोई भी समाज नहीं था? वास्तव में ऐसा संभव है कि समझौते से पहले कोई भी समाज ना रहा हो और व्यक्ति बिना समाज के रहा हो? जब व्यक्ति थे तो जरूर समाज भी रहा होगा। इसलिए बिना समाज के व्यक्ति और व्यक्ति के रूप में नहीं रह सकता और ना ही उसे किसी से समझौता करने की आवश्यकता आती है। इसका चौथा पॉइंट आता है कि ये सिद्धांत समाज के समझौते का परिणाम मानता है। समाज को समझौते का परिणाम मानता है, परंतु समझौते जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं और अकाल्पनिक होते हैं। अतः समाज जैसी स्थायी संरचना की व्याख्या हम इस आधार पर तो कम से कम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी समझौता अस्थायी तौर पर होता है, एक स्थायी तौर पर नहीं होता। इसलिए इस सिद्धांत का विखंडन किया गया है। पांचवा पॉइंट इसका आता है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया है तथा समाज को निम्न मान लिया गया है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि समाज में ही मनुष्य का विकास संभव है और मनुष्य को भी अपने हितों का ध्यान रखने के लिए समाज की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण 19वीं शताब्दी में सामाजिक समझौते के सिद्धांत की लोकप्रियता कम हो गई। अब बात करते हैं हम इसका दूसरा सिद्धांत, जिसका नाम है सावयवी सिद्धांत। बच्चों, व्यक्ति और समाज के संबंध को दर्शाने वाला जो दूसरा मुख्य सिद्धांत है वो है हमारा सावयवी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। उनके अनुसार समाज सावयवी व्यवस्था है। सावयवी का अर्थ होता है कि विभिन्न अवयवों से बनी एक रचना, जैसे कि प्राणी शरीर। इस सिद्धांत के अनुसार मानव समाज भी एक सावयव है। जिस प्रकार प्राणी शरीर विभिन्न कोशिकाओं सेल्स से मिलकर बनता है, उसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों से समाज की रचना होती है। मानव शरीर के समान समाज भी जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्ध होता है तथा मर जाता है। शरीर में जो स्थान कोशिकाओं का होता है
वही स्थान समाज में व्यक्तियों का होता है। हमारे समाज में जो कार्य शिराएं और धमनियाँ करती हैं, वही कार्य समाज में समितियाँ और संस्थाएं करती हैं। स्पेंसर कहते हैं कि सामाजिक ढांचे की तुलना एक प्राणी के शरीर से की जा सकती है, जिसका पाचन व्यवस्था के अनुरूप समाज में औद्योगिक और कृषि व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे हृदय, नाड़ियों और धमनियों के साथ की व्यवस्था एक राष्ट्र की यातायात और संदेशवाहक की व्यवस्थाओं के समान होती हैं। जैसे नाड़ी संस्थान सरकार के समान है, और इसी प्रकार आगे भी यही व्यवस्था चलती रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार हम बात कर रहे हैं सावयवी सिद्धांत के विषय में। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की अपेक्षा समाज का महत्व अधिक होता है। जिस प्रकार शरीर से अलग किसी अंग का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार समाज से अलग व्यक्ति का कोई भी महत्व नहीं होता। स्पेंसर के अलावा जो सिद्धांत का समर्थन करने वाले हैं वो हैं ऑगस्ट कॉम्ट, वो भी इसके प्रमुख विद्वान रहे हैं, और इसी कारण इस सिद्धांत को समष्टिवादी विचारधारा भी कहा जाता है। बच्चों, जैसे मैंने आपको पहली सिद्धांत के विषय में बताया कि उस सिद्धांत की आलोचना हुई थी, वैसे ही सावयवी सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। सावयवी सिद्धांत भी एक पक्षीय लगता है। इसकी आलोचना भी निम्न बिंदुओं द्वारा की गई है। पहली, कि सावयवी सिद्धांत व्यक्ति की समता कोशिका से करता है, जो कि गलत है। व्यक्तियों को केवल समाज की कोशिका मात्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो एक चेतना युक्त प्राणी है। वो स्व मस्तिष्क संपन्न होता है, उसमें विचार करने की शक्ति होती है। इसके विपरीत शरीर की जितनी भी कोशिका होती हैं वो चेतन अवस्था में नहीं होती हैं, वो उनमें मानसिक चेतना भी नहीं होती। इसका दूसरा बिंदु आता है कि शरीर से अलग कोशिका की अपनी कोई सत्ता नहीं होती, अपना कोई महत्व नहीं होता। यदि शरीर से किसी अंग को काटकर अलग कर दिया जाए तो उस अंग का अस्तित्व और उसकी भूमिका तुरंत के तुरंत समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया जाए तो वह मरता नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति के रूप में जीवित रहता है और किसी न किसी रूप में एक नए दूसरे समाज से जुड़ता चला जाता है। इसका तीसरा पॉइंट है, शरीर के विभिन्न अंग जैसे नाक, कान, हाथ, पैर आदि एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समाज में बढ़ई, लोहार, किसान, हस्तशिल्पी, उसके भी विभिन्न अंग होते हैं और उनमें भी परस्पर संबंध होता है, परंतु वे क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि बढ़ई लोहार को लेके काम करेगा, लोहार किसान को लेके काम करेगा। सब लोग अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जबकि शरीर के जो अन्य हिस्से होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और उन्हीं के हिसाब से वो कार्य करते हैं। एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं रह जाता। सावयवी सिद्धांत की जो आलोचना है वो मैकाइवर पेज ने इन शब्दों से की है, व्यक्ति और समाज का वह संबंध नहीं है जो वृक्ष और उसकी पत्तियों का होता है। व्यक्तियों के यथार्थ अस्तित्व में ही समाज के होने का अर्थ छिपा होता है। सावयवी सिद्धांत की साहित्यिक और व्यंजनात्मक उपयोगिता अवश्य है, लेकिन उसे व्यक्ति और सामाजिक जीवन की मुख्य संबंध की व्याख्या हम कदापि नहीं कर सकते। इसके बाद बात आती है कि मानव शरीर और समाज में एक और अंतर भी जो पाया जाता है वो होता है कि मनुष्य का शरीर नाड़ी संस्थान युक्त होता है और सभी प्रकार की अनुभूतियों को ग्रहण करता है। यदि पैर में चोट लग जाती है तो नाड़ी संस्थान द्वारा समस्त शरीर को पैर में चोट लगने की सूचना मिल जाती है तथा नाड़ी संस्थान द्वारा समस्त शरीर प्रभावित हो जाता है। समाज में इस प्रकार का कोई नाड़ी संस्थान नहीं पाया जाता है। किसी मिल में यदि दुर्घटना हो जाने पर उसके मजदूर और मालिक तो प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण समाज पर उसका कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से जैसे आपने देखा पहले सिद्धांत की आलोचना की गई, सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना की गई, उसी तरह से सावयवी सिद्धांत की भी आलोचना की गई।
इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर का सिद्धांत, जिसका नाम है सामूहिक मन का सिद्धांत। बच्चों, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो पेरेटो, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके आदि ने किया है। ये सिद्धांत सावयवी सिद्धांत से मिलता जुलता है। इसके जो समर्थक हैं उनके अनुसार समाज का स्वरूप मन के समान है। पेरेटो के अनुसार समाज बड़े शब्दों में लिखा हुआ एक मस्तिष्क है। हीगल के अनुसार समाज व्यक्ति से ऊंचा है और वह व्यक्ति के विशुद्ध तथा नित्य और शाश्वत तत्व का साकार रूप होता है। व्यक्ति का जो महत्व और मूल्य है वह सब समाज की सदस्यता के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार समाज का व्यक्ति के ऊपर सर्वोच्च अधिकार है। हीगल और उसके अनुयायी समाज को एक महानतम प्राणी, एक आत्मा तथा एक अतिसत्ता के रूप में मानते हैं, जिसके अधीन रहकर कार्य करना व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ होता है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं हीगल के अनुसार कि व्यक्ति के मन से समाज का मन कहीं ज़्यादा ऊंचा है। इसके बाद इसमें सिद्धांत में व्याख्या की है दुर्खाइम ने। दुर्खाइम के शब्दों में समाज के मन का व्यक्तियों के मन से भिन्न अस्तित्व होता है और वह उनसे कहीं ज़्यादा उत्कृष्ट होता है। यह मन या सामूहिक चेतना ऊंचे प्रकार का चैतन्य जीवन है। वह व्यक्तिगत मन को आत्मसात करना चाहता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को समाज के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तत्पर रहना चाहिए। यह सिद्धांत भी समष्टिवादी विचारधारा पर आधारित है, सावयवी विचारधारा पर आधारित है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्व दिया गया है। बच्चों, जैसे दोनों सिद्धांतों की आलोचना की गई, ऐसे ही सामूहिक मन के सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। सावयवी तथा सामाजिक समझौते के सिद्धांत की तरह सामूहिक मन के सिद्धांत को भी पूर्णतः सही नहीं माना गया और इसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई, जो हम निम्न बिंदु से दर्शा सकते हैं। जिसमें पहला है, सामूहिक मस्तिष्क जैसी वस्तु एक कल्पना मात्र है तथा उसे यथार्थ नहीं माना जा सकता। दूसरा, यह सिद्धांत समाज को सर्वशक्तिमान मानने की चेष्टा करता है। असीमित शक्तियों का सिद्धांत समाज को अत्याचारी बना देता है, ये सभी जानते हैं। तीसरा पॉइंट, इस सिद्धांत के प्रतिपादक व्यक्ति को समाज की वेदी पर बलिदान करने के पक्ष में हैं, जो कि उचित नहीं है। बच्चों, ये थे हमारे समाज से संबंधित, समाज और व्यक्ति से संबंधित 3 सिद्धांत, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। इनके विषय में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। इससे अगले वाली वीडियो में मैं आपको आगे और बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।